फैक्ट्रियों में 6 भुजाओं वाला एक रोबोट तैयार हुआ है जो इंसानों से ज्यादा काम करता है। ब्रिटेन में एक ह्यूमनॉइड ने 48 घंटे में चलना सीख लिया। मिट ने एक ऐसा सिस्टम बनाया है जो बोले गए शब्दों को असली चीजों में बदल देता है। और चीन में एक आई ट्रैफिक पुलिस वाला पहले से ही सार्वजनिक सड़कों पर गाड़ियों को दिशा दे रहा है। ये सब एक कॉन्सेप्ट नहीं है, ये सब सच है। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, चलिए चीन में अभी जो हुआ उससे शुरू करते हैं, क्योंकि ये बाकी सब चीजों की शुरुआत करने वाला है। पिछले हफ्ते 5 दिसंबर को ग्रेटर बे एरिया न्यू इकोनॉमी फोरम में मीडिया ग्रुप ने चुपचाप कुछ ऐसा दिखाया जो फैक्ट्री रोबोटिक्स के लिए एक बड़ा बदलाव जैसा लग रहा है। इस रोबोट का नाम है मायरोयू और इसे ह्यूमनॉइड कहना इसकी असलियत को कम करके आंकना है। इस चीज का सिर और धड़ ह्यूमनॉइड है, इसलिए ये इंसानों की हाइट के हिसाब से एकदम सही है, लेकिन 2 भुजाओं की जगह इसमें 6 पूरी तरह से काम करने वाले बायोनिक अंग हैं। 6 यहाँ लक्ष्य इंसानों की हरकतों की नकल करना नहीं था, लक्ष्य था आउटपुट। मायरो पहियों वाले चेसिस पर बना है, जो आपको पहले ही बता देता है कि मिडा का सिर कहाँ है। पहियों का मतलब है तेजी से जगह बदलना, स्थिरता और संतुलन की कोई चिंता नहीं। उसके ऊपर बेस में एक वर्टिकल लिफ्टिंग सिस्टम है जो रोबोट को आसानी से ऊंचाई समायोजित करने देता है। साथ ही पूरे 360 डिग्री इन प्लेस रोटेशन देता है, जिससे वह पूरे शरीर को पीछे या फिर से उन्मुख किए बिना घूम सकता है, उठा सकता है, पहुंच सकता है और औजारों को स्वैप कर सकता है। मीडिया ग्रुप के उपाध्यक्ष और स्टो वे चैंग के अनुसार यह रोबोट जानबूझकर मानव नकल के साथ उद्योग के जुनून से अलग है। उनके शब्द बहुत स्पष्ट थे। मायरो का मूल्य औद्योगिक परिदृश्यों में रूप की नकल से आगे बढ़ने और वास्तविक परिचालन दक्षता पर जोर देने से आता है, और आप उस दर्शन को डिजाइन में निहित देख सकते हैं। निचले अंग भारी घटकों को संभालते हैं, उन्हें स्थिरता के साथ उठाते और स्थिति में रखते हैं, जबकि ऊपरी अंग ठीक संयोजन, बंधन और सटीक कार्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। एक ही कार्य क्षेत्र में एक साथ 3 कार्य। लॉन्च इवेंट में चांग ने खुले तौर पर मायरोयू को एक सुपर ह्यूमनॉइड कहा, और एक बार के लिए यह लेबल वास्तव में फिट बैठता है। यह भविष्य की ओर इशारा करने के लिए बनाया गया लैब डेमो नहीं है। इस रोबोट को पायलट टेस्टिंग के लिए इस महीने के अंत तक जंगू प्रांत के वुई हाई एंड वॉशिंग मशीन फैक्ट्री में लॉन्च किया जाएगा। अगले साल नहीं, किसी दिन नहीं, बल्कि इसी महीने। माडिया को उम्मीद है कि मायरो पूरी तरह से इंटीग्रेटेड होने के बाद प्रोडक्शन लाइन चेंजओवर एफिशिएंसी को करीब 30% तक बढ़ा देगा। यह नंबर इसलिए मायने रखता है क्योंकि चेंजओवर में फैक्ट्री का समय, पैसा और निरंतरता बर्बाद होती है। आमतौर पर काम के बीच ट्रांजिशन को संभालने के लिए कई वर्कर या कई अलग अलग मशीनों की जरूरत होती है। मायरोयू अपने रोटेशन लिफ्टिंग सिस्टम और रैपिड टूल स्वैपिंग की बदौलत यह काम अकेले कर लेता है। यहाँ यह भी मायने रखता है कि यह मिडा की दीर्घकालिक रणनीति के बारे में क्या बताता है। कंपनी ने अब आधिकारिक तौर पर अपने ह्यूमनॉइड डेवलपमेंट को 2 ट्रैक में बांट दिया है। मायरो सीरीज पूरी तरह से इस तरह के इंडस्ट्रियल इस्तेमाल के मामलों पर केंद्रित। रोबोट 2 पैरों वाले हैं और इन्हें व्यावसायिक और घरेलू वातावरण के लिए डिजाइन किया गया है, और 2026 में इन्हें मीडिया रिटेल स्टोर में तैनात करने की योजना है। ये ग्राहकों को गाइड करेंगे, डेमो चलाएंगे और जनता से सीधे संवाद करेंगे। यह कदम अचानक नहीं उठाया गया। माडिया ने 2017 में जर्मन रोबोटिक्स दिग्गज कुका को खरीद लिया, जिससे उसे औद्योगिक स्वचालन विशेषज्ञता का गहरा उपयोग करने का मौका मिला। 2022 में उसे हाई एंड हेवी ड्यूटी रोबोट और ब्लू ऑरेंज लैबोरेटरी के लिए राज्य की प्रमुख प्रयोगशाला स्थापित करने की मंजूरी मिली। फिर 2024 में उसने अपना ह्यूमनॉइड रोबोट इनोवेशन सेंटर लॉन्च किया। मायरो कथित तौर पर माडिया की ह्यूमनॉइड लाइन में तीसरी पीढ़ी है, और वे चैंग के अनुसार यह दुनिया का पहला रोबोट है जो मानव शारीरिक सीमाओं को पार करते हुए भी लोगों के लिए डिजाइन किए गए वर्कस्टेशन में सहजता से फिट बैठता है। अब महाद्वीपों को छोड़ दे, क्योंकि ब्रिटेन में एक बहुत ही अलग लेकिन उतना ही महत्वपूर्ण कुछ हुआ है। लंदन स्थित ह्यूमनॉइड नामक एक कंपनी ने अपना पहला द्विपाद रोबोट HMND-01 अल्फा बाइपेडल पेश किया, और अकेले शीर्षक संख्या ने ही ध्यान आकर्षित किया। इस रोबोट ने फाइनल असेंबली के 48 घंटे बाद ही चलना सीख लिया। इंसानों को वहां पहुंचने में लगभग 1 साल लगता है। रोबोटिक्स में स्थिर द्विपाद चलने में आमतौर पर हफ्तों या महीनों का समय लगता है। अल्फा ने यह काम 2 दिनों में कर दिखाया। इससे भी ज्यादा दिलचस्प यह है कि पूरा प्रोजेक्ट कितनी तेजी से आगे बढ़ा। शुरुआती डिजाइन से लेकर वर्किंग प्रोटोटाइप तक पहुँचने में सिर्फ 5 महीने लगे। इंडस्ट्री का औसत 18 से 24 महीने के बीच है। यह रफ्तार सिमुलेशन पर बहुत ज्यादा निर्भरता के कारण आई। ह्यूमनॉइड ने एनवीडिया के आइजैक सिम और आइजैक लैब का इस्तेमाल करके लगभग 19 महीने की पारंपरिक लोकोमोशन ट्रेनिंग को 2 दिन के वर्चुअल रेनफोर्समेंट लर्निंग में बदल दिया। जब तक अल्फा अपने पैरों पर खड़ा हुआ, तब तक वह लाखों सेकंड का सिमुलेशन अनुभव हासिल कर चुका था। अल्फा 179 सेमी लंबा है और अपने सामान्य पेलोड के साथ 15 किलोग्राम तक का वजन उठा सकता है। इसमें एंडेक्टर को छोड़कर 29 डिग्री की आजादी है, जो इसे गति की एक विस्तृत श्रृंखला देता है। हाथ मॉड्यूलर हैं, इसलिए उन्हें 12 डिग्री स्वतंत्रता के साथ 5 उंगलियों वाले निपुण हाथों या कार्य के आधार पर 1 डिग्री स्वतंत्रता वाले सरल समानांतर ग्रिपर के बीच स्वैप किया जा सकता है। सेंसर सूट सघन है। अकेले सिर में 6 RGB कैमरे,
2 डेप्थ सेंसर और 6 माइक्रोफोन सरणी शामिल हैं। शरीर में हैप्टिक सेंसर, बल और टॉर्क सेंसर और संयुक्त टॉर्क फीडबैक जोड़ा गया है। यह सब इंटेल i9 प्रोसेसर के साथ जोड़े गए एनवीडिया जेटसन और AGX हार्डवेयर पर चलता है। पावर एक स्वैपेबल बैटरी सिस्टम से आता है जो लगभग 3 घंटे का रन टाइम देता है, जो स्पष्ट रूप से पूरे दिन की तैनाती के बजाय परीक्षण और विकास के उद्देश्य से है, कम से कम अभी के लिए। ह्यूमनॉइड्स के संस्थापक और CEO अर्मसोफ के अनुसार अल्फा सीधे और घुमावदार रास्तों पर चल सकता है, जगह पर मुड़ सकता है, साइड स्टेप, स्क्वाट, हॉप, रन, धक्का से उबर सकता है और सटीक हेरफेर कर सकता है। सिमुलेशन में रोबोट को 52.5 मिलियन सेकंड से अधिक लोकोमोशन डेटा पर प्रशिक्षित किया गया है। असल दुनिया में इसने 3.2 मिलियन सेकंड की ट्रेनिंग के बाद अपना पहला कदम रखा, जिसमें 350 न्यूटन तक के बाहरी दबाव को संभालने के लिए बहुत कम रैंडमाइजेशन की जरूरत थी। ह्यूमनॉइड का अल्फा के लिए विशन औद्योगिक सेवा और घरेलू वातावरण तक फैला हुआ है। इसलिए बताया गया कि कुछ क्षेत्रों में विनिर्माण क्षेत्रों में 27% तक श्रमिकों की कमी है, जिससे उत्पादन में भारी अंतर है। अल्फा को शारीरिक रूप से कठिन या दोहराव वाले कामों को करने के लिए डिजाइन किया गया है। साथ ही बुजुर्गों या शारीरिक रूप से अक्षम लोगों के लिए घर पर सहायता के दरवाजे भी खोले गए हैं। यहाँ महत्वपूर्ण संदर्भ यह है कि अल्फा ह्यूमनॉइड का पहला रोबोट नहीं है। कंपनी ने पहले एक पहिएदार मोबाइल मैनिपुलेटर लॉन्च किया था, जिसे HMND-01 अल्फा भी कहा जाता है। यह निर्णय जानबूझकर लिया गया था। पहिएदार रोबोट बाजार में तेजी से पहुंचता है, अच्छी तरह से समझे गए सुरक्षा सिद्धांतों पर निर्भर करता है और संतुलित चुनौतियों को हेरफेर से अलग करता है। कई गोदामों और कारखानों में समतल एकल स्तरीय वातावरण होते हैं, जहां पहिए पूरी तरह से काम करते हैं और अधिकांश संभाले जाने वाले सामान का वजन 15 किलोग्राम से कम होता है। अधिकांश वास्तविक कार्यों के लिए पैरों की आवश्यकता नहीं होती है। उस पहिएदार प्लेटफॉर्म से सीखे गए सबक सीधे द्विपाद संस्करण में शामिल किए गए। ह्यूमनॉइड ने अपने सबसिस्टम को पहले दिन से ही मॉड्यूलरिटी के साथ डिजाइन किया, जिसमें सिर, धड़ और भुजाओं जैसे घटकों का प्लेटफॉर्म पर दोबारा इस्तेमाल किया गया। इस तरीके से डेवलपमेंट में महीनों की बचत हुई। बिजनेस की बात करें तो ह्यूमनॉइड की स्थापना 2024 में हुई थी और इसने फाउंडर कैपिटल में $50 मिलियन जुटाए हैं। कंपनी ने $19,500 के प्री ऑर्डर, 4 पूरे हुए कॉन्सेप्ट डिप्लॉयमेंट और 3 और जारी होने की रिपोर्ट दी है। 2026 की शुरुआत में इसके पीसी पहले ही पूरी तरह से बुक हो चुके हैं और यह लंबी अवधि की पार्टनरशिप पर ध्यान दे रहा है और अपने व्हील्ड और बाईपेडल प्लेटफॉर्म को बीटा डिप्लॉयमेंट की ओर बढ़ा रहा है। सुरक्षा भी उनकी पिच में एक केंद्रीय भूमिका निभाती है। सौव ने मशीनरी, इलेक्ट्रिकल सिस्टम, EMC, रेडियो उपकरण, बैटरी, कार्यस्थल स्वास्थ्य और डेटा सुरक्षा को कवर करने वाले EU नियमों के अनुपालन पर जोर दिया। कंपनी EU एक्ट, GDPR और व्यापक डेटा सुरक्षा मानकों का पालन करने का दावा करती है, जिससे खुद को दूसरी सबसे बड़ी कंपनी के रूप में स्थापित किया जा सके और शुरुआती उद्योग गलतियों से बचा जा सके। अब जबकि फैक्ट्रियां और ह्यूमनॉइड तेजी से विकसित हो रहे हैं, AI और भौतिक निर्माण के चौराहे पर कुछ ऐसा ही विघटनकारी हो रहा है। मिट के शोधकर्ताओं ने एक स्पीचेटोरिटी सिस्टम बनाया है। यह आइडिया सीधा सादा लेकिन दमदार है। एक यूजर मौखिक रूप से किसी ऑब्जेक्ट का अनुरोध करता है और सिस्टम उसे मिनटों में बना देता है। यह कोई 3D रेंडर नहीं, बल्कि एक वास्तविक भौतिक ऑब्जेक्ट है। सिस्टम में स्पीच रिकग्निशन, एक बड़ा लैंग्वेज मॉडल, 3D जेनरेटिव आई, ज्योमेट्रिक प्रोसेसिंग और रोबोटिक फैब्रिकेशन शामिल है। ये सभी मिलकर प्राकृतिक भाषा को एक निर्माण योग्य डिजाइन में बदलते हैं और फिर एक तैयार ऑब्जेक्ट बनाते हैं। अब तक सिस्टम ने स्टूल, शेल्फ, कुर्सियां और छोटी मेज जैसे कार्यात्मक फर्नीचर बनाए हैं। परीक्षण के दौरान इसने एक कुत्ते की मूर्ति सहित और भी सजावटी चीजें बनाई हैं, जिससे जटिल ज्योमेट्री हैंडलिंग का संकेत मिलता है। यह प्रोजेक्ट जेनरेटिव आई को स्क्रीन से आगे ले जाकर भौतिक स्थान तक ले जाता है। शोधकर्ता इसे ऑन डिमांड फिजिकल फैब्रिकेशन की ओर एक कदम बताते हैं, जहां मौखिक इरादा मूर्त आउटपुट बन जाता है। यहाँ पाइपलाइन मायने रखती है। प्रत्येक इनपुट को शब्दार्थिक रूप से पास किया जाता है। भाषा मॉडल बाधाओं और इरादे की व्याख्या करता है। जेनरेटिव मॉडल एक 3D संरचना बनाता है। ज्योमेट्रिक प्रोसेसिंग स्थिरता और निर्माण योग्यता सुनिश्चित करती है और रोबोट सिस्टम वास्तविक निर्माण को संभालते हैं। हालांकि लेख हार्डवेयर की बारीकियों पर गहराई से जाने से पहले ही रुक जाता है, लेकिन इसका मतलब साफ है। यह रातों रात फैक्ट्रियों को बदलने के बारे में नहीं है। यह विचार और वस्तु के बीच की खाई को पाटने के बारे में है। जिस तरह टेक्स्ट से इमेज और टेक्स्ट से वीडियो ने क्रिएटिव टाइमलाइन को खत्म कर दिया, उसी तरह स्पीच से ऑब्जेक्ट सिस्टम भौतिक वस्तुओं के लिए भी ऐसा ही कर सकता है, खासकर प्रोटोटाइपिंग, कस्टम फर्नीचर और छोटे बैच के निर्माण में। अब आइए इन सबको लेकर एक सार्वजनिक सड़क पर छोड़ दे, क्योंकि हजो में बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। एचजेओ शहर के बिंगजंग जिले में बिनचोंग रोड और चोंगहाई रोड के चौराहे पर हैंगजिंग नो वन नाम का एक ह्यूमनॉइड ट्रैफिक रोबोट आधिकारिक तौर पर काम करना शुरू कर दिया है। यह किसी डेमो जोन में छिपा हुआ कोई प्रमोशनल स्टंट नहीं है। यह असली ट्रैफिक के साथ है। रोबोट सीधे ट्रैफिक लाइट के साथ तालमेल बिठाता है और ट्रैफिक पुलिस की जानी पहचानी फ्लोरोसेंट हरी वर्दी पहनता है। यह सर्वदिशात्मक पहियों पर चलता है और ड्राइवरों और पैदल चलने वालों को संकेत देने के लिए सहज,
सटीक इशारों का उपयोग करता है। यह हाथ के संकेतों के अलावा हेलमेट न पहनने और सीमा से ज्यादा पार्किंग करने जैसे ट्रैफिक उल्लंघनों का भी पता लगाता है। जब यह कोई समस्या देखता है तो यह विनम्र और धैर्यपूर्ण लहजे में रिमाइंडर भेजता है। बिंगजांग ट्रैफिक पुलिस ब्रिगेड के ज़ेंग वांजा के अनुसार वास्तविक ट्रैफिक अधिकारियों के आदेशों और साइट प्रबंधन के अनुभव का इस्तेमाल रोबोट के लिए प्रशिक्षण सामग्री के रूप में किया गया था, जिसमें वास्तविक चौराहे के डेटा को एकीकृत किया गया था। हैंगिंग नंबर 1 ने लगातार अपने प्रदर्शन में सुधार किया है। यह ट्रैफिक मार्गदर्शन और नागरिक अनुनय मोड के बीच सहजता से स्विच कर सकता है, ट्रैफिक लाइट की स्थिति और वास्तविक समय की स्थितियों के आधार पर अपने व्यवहार को समायोजित कर सकता है। जिले के कई जंक्शनों पर अक्टूबर में फील्ड परीक्षण शुरू किया गया था। उन परिणामों के आधार पर अधिकारियों ने हंगजो में और अधिक स्थानों पर तैनाती का विस्तार करने की योजना बनाई है, जिसमें वेस्टलेक और चियानजांग न्यू टाउन जैसे हाई प्रोफाइल क्षेत्र शामिल हैं। भविष्य में इसे अपग्रेड करने की योजना पहले से ही बनाई गई है। वॉयस इंटरैक्शन और कमांड आधारित नियंत्रण को सक्षम करने के लिए बड़े भाषा मॉडल को एकीकृत किया जाएगा। इससे रूट पूछताछ, ट्रैफिक सलाह और सुरक्षा शिक्षा जैसी सार्वजनिक सेवाओं के द्वार खुलेंगे। हैंगो ट्रैफिक पुलिस भी अगली पीढ़ी के रोबोट विकसित कर रही है और एक पूर्ण ट्रैफिक मैनेजमेंट रोबोट टीम के गठन की संभावना तलाश रही है। यह सब अब प्रायोगिक नहीं लगता। अभी इन प्रणालियों का परीक्षण, तैनाती और विस्तार किया जा रहा है।